Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 23421050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 01 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ वैभव। First, the headlines. In Indian futures market, silver prices saw 15% last week. Global crude oil prices post moderate gains last week, and domestic markets to focus on India's industrial production data and global trends for Qs next week. भारत के वायदा बाजार में पिछले हफ्ते चांदी में 15% की तेजी, पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मामूली बढ़त और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा भारत के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों और दुनिया के रुझानों पर। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. तो वैभव, अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। Absolutely. भारत के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। दोनों कीमती धातुओं में लगातार तेजी बनी हुई है। वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स मार्केट में पिछले हफ्ते कारोबार के दौरान मार्च डिलीवरी की चांदी 15% उछलकर 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और फिर 2,39,787 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। औद्योगिक मांग में तेजी, सीमित आपूर्ति, अगले साल अमरीकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और विश्व राजनीति की अनिश्चितता से चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है। विश्व बाजार में भी चांदी $79.70 प्रति औंस के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। देश के बाजार में एमसीएक्स में फरवरी डिलीवरी का सोना 1,39,873 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने उच्चतम बंद स्तर पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते इसमें 4.2% की बढ़त दर्ज की गई। साप्ताहिक कारोबार के दौरान ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,40,465 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। We are joined in by our first caller this evening from Jhansi. Ronak, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं अपने म्यूचुअल फंड को थोड़ा रिव्यू कराना चाहता था कि उसमें कोई फंड ऐड करूं या कुछ हटाऊं। मेरे पास 3 फंड है। बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड जिसका शेयर करीब 35% है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जिसका शेयर करीब 10% है और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो करीब 64-65% के आसपास है। तो इसमें कोई फंड कम करूं या कुछ और ऐड कर लूं? थैंक यू। रौनक जी, जितने कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने एक वैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जिसमें कि आपने इक्विटी और साथ में डेट का भी एक्सपोजर दिया है बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड के थ्रू। साथ में निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी है। इसमें जो सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका जो मेजर पोर्शन है मनी का अराउंड
80-90% वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक एएमसी बैंक ऑफ इंडिया पे पूरा का पूरा निर्भर है। जब हम लोग अलग अलग फंड्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग असेट क्लास में डाइवर्सिफाई करते हैं, वहां पे बहुत जरूरी है कि हम लोग एएमसी लेवल पर भी डाइवर्सिफिकेशन दें। आमतौर पे होता क्या है कि जो भी सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है, जो सीआईओ होते हैं, जो फंड हाउसेस के, वो कहीं ना कहीं सारे फंड्स पे उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करती ही है, भले ही वहाँ का फंड मैनेजर भी अलग हो। सो वैसे आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बट मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा इसको एक डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश करिए। एक ही फंड हाउस पे ज्यादा निर्भर मत रहे, 2-3 फंड हाउसेस में इसको बांटकर अपना पैसा लगाएं। जी, अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से देवेंद्र। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक फंड है एडेलविस यूएस टेक फंड, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि ये फंड कैसा है। एडेलविस कौन सा फंड बताया आपने? सॉरी, मैं नाम पूरा नहीं सुन पाया आपका। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। We could in general talk about is the AMC secured, and do we need to diversify or what? Yeah, to be honest, it would be difficult to say anything without getting the name of the fund, but otherwise the AMC. जी, अगले कॉलर के पास चलते हैं हम। गुजरात से राजेंद्र हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सभी विशेषज्ञ ये हमको सलाह देते हैं कि हमें अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए, तो सर मेरा कहना ये है कि हम जो अपना इमरजेंसी फंड अपने पास रखते हैं अपने इमरजेंसी के लिए, तो सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उस पर तो कुछ ज्यादा ब्याज मिलता नहीं, तो कुछ हम ऐसी सलाह दे सकते हैं कि हम जब हमें जरूरत हो हमको तुरंत पैसा मिल भी जाए, लेकिन हमको ब्याज भी उस पर अच्छा मिले, 6-7%, 8%, कुछ ऐसा रास्ता बताएं सर। धन्यवाद सर। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो इमरजेंसी फंड होता है, इसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ये होता है कि हमारे को जब भी कभी कहीं पे जरूरत हो, एक पैसा मिल जाए लिक्विडिटी का, बिना किसी ज्यादा दिक्कत करे। वहीं पर बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपका पॉइंट समझ पा रहा हूँ कि अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो देखिए, एक आइडियल सिनेरियो में जो आपका एक इमरजेंसी फंड होता है, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, एक थोड़ा सा पोर्शन जो कि आप कैश के तौर पे अपने घर में, जो भी आपका लॉकर है, अपने कबर्ड है, सेफ लॉकर है, वहां पर रखे कि कभी कुछ जरूरत हो तो एकदम वो आपके पास रेडिली अवेलेबल है। फिर जो है थोड़ा सा पोर्शन आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट नाम से चीज आती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि आपके सेविंग्स बैंक से लिंक हो जाता है, और जब कभी आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो एक मिनिमम बैलेंस है वो थ्रेशोल्ड से नीचे फॉल करता है, ये ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई सेपरेट रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ती। आप एटीएम से विड्रॉ करें, किसी को चेक दे, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कुछ एक वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, और बाकी का थोड़ा सा पोर्शन आप एक लिक्विड फंड में या एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे कि आपके रिटर्न्स और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। We have a next caller from Delhi. Dinesh is joining in. Dinesh, welcome to Market Month. Please ask your question. नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगले 2-3 सालों को देखते हुए कहाँ इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा, किस कैटेगरी में, या तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में, या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में, या मल्टी करेंसी फंड्स में। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मल्टी करेंसी फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी 35 से 65% के बीच में होती है, उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्सेशन कैसे निर्धारित होता है? थैंक यू। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 या 3 साल है तो फिर आप प्योर इक्विटी फंड की तरफ ना देखें, वो काफी रिस्की रह सकता है। प्योर इक्विटी फंड्स में हमारे को तभी जाना चाहिए जब हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल हो, और वहीं पर मैं कहूंगा कि अगर आपका गोल कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं
कि बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रिंजेंट गोल नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे आपको चलेगा, तो फिर आप इक्विटी सेविंग फंड्स की तरफ देख सकते हैं 2-3 साल के होराइजन के लिए। वो एक बेहतर विकल्प रहेगा। उसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो जो आपके गेन्स होंगे, पहले 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं और उसके बाद केवल 12.5% का टैक्स होता है। और शॉर्ट टर्म के 1 साल से पहले अगर विड्रॉ करेंगे, जो कि इस केस में मुझे दिखता नहीं, तो वो 20% होता है। तो आप एक इक्विटी सेविंग्स फंड का चुनाव कर सकते हैं 2-3 साल के होराइजन के लिए, लेकिन केवल तभी अगर गोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या नॉन नेगोशिएबल नहीं है। वहीं अगर गोल कुछ ऐसा है कि आपको 2 या 3 साल में एकदम तय है कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए, कि वो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए होगा, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इक्विटी की तरफ ना देखें, आप शॉर्ट ड्यूरेशन में निवेश करें। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से आर.एस. दहिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार Sir, my question to the expert is that I invested in 4 schemes, that is SBI Nifty Next 50 Index Fund and then Invesco Infrastructure Fund and Bank of India FlexiCap and JF FlexiCap, about 5 to 6 lakh in each of these schemes from the period of July to September 2024. Now, all the 4 schemes at the time of investment were number 1 performers. Now, they have not been able to even meet the benchmark. I mean, the performance is dismal. What should I do? What is your advice? Dahiya ji, I would say this time period, about say 1.5 years, is too short to comment on the performance of any equity fund. Whenever we invest in an equity fund, we must give them a good horizon, say at least 4 to 5 years of period. And moreover, as you were mentioning that all these schemes were at the top at that point of time, so no scheme ever or no sector ever remains at the top. So all schemes have their bad phases, and all sectors of the market have their bad phases, and that is why it is generally said that whenever you are investing, stay invested for a longer period of time, because there will be cycles, there will be ups and downs. So if you stay for a longer period, the up and down both together would average down your cost of purchase and would average your investment. So my whole just to get to the crux, my whole advice would be to just stay invested, be a little more patient, and give equities time. Our next caller is from Assam. We are joined by Shikha. We are joined by Shikha from Assam. Shikha, we believe there's a technical difficulty in the call and we could not get connected. जी, लगता है उनका शायद रेडियो सेट की आवाज काफी तेज है। अगर वो अपने रेडियो सेट की आवाज बंद कर दें तो उनकी आवाज हम सुन पाएंगे। शिखा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हम सुन पा रहे हैं जी। प्लीज अपना सवाल बताएं। मैं 2 HWP की हूँ, SBI बैलेंस एडवांस लार्ज फंड में और HDFC बैलेंस एडवांस फंड में। तो HWP एक का सही है और मेरा SIP है बंधन फ्लेक्सी कैप, DSP ELS टैक्स सेवर और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और है SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये का ठीक है, मेरा ना ज्यादा है। और ऐसे मैं अभी रिसेंट एक SBI का गोल्ड फंड में की हूँ SIP। ये मेरा करना का सही है, जानना चाहती हूँ। HWP के लिए क्या ये दोनों फंड ठीक है ना? मैं और मेरा अभी जो हाथ में अभी जो कुछ पैसा आया है, तो इसी HWP में डालूं ना दूसरा कोई फंड में डालूं? शिखा जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं। कुछ पैसा ऐसा है जो कि आप रिकरिंग बेसिस पे SIP के माध्यम से 3-4 फंड्स में निवेश कर रहे हैं,
और कुछ आपके 2 फंड्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स जैसे कि आपने बताए, वहां पे आपने ऑलरेडी कुछ पैसा निवेश कर रखा है, और SWP जो कि होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वहां से आप इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड्स इनकम जनरेट करने के लिए अच्छे फंड्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक जो मेन रूल होता है, एक जो थंब रूल होता है पोर्टफोलियो का, हम उसको समझें इनकम जनरेट करने के लिए। देखिए, जब भी इनकम जनरेट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है वो कम से कम 30 से 40% आपका इक्विटी में रहे। बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं तो आपकी ये रिक्वायरमेंट मोस्ट लाइकली पूरी हो जाएगी, बट इसकी जो ज़रूरत होती है वो इसलिए होती है कि जैसे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो हर समय बढ़ता रहता है, और अगर हम इक्विटी में निवेश नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल करके महंगाई के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम निकालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे एक थोड़ी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका कॉर्पस है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सालाना विड्रॉल कर रहे हैं उसमें से वो आपके कॉर्पस का 4 से 6% को एक्सीड नहीं कर रहा, तभी वो कॉर्पस ग्रो कर पाएगा और आगे चल के आगे वाले सालों में आपको एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम दे पाएगा। Moving on to our stories now. Global crude oil prices posted moderate gains this week. Brent crude rose nearly 0.3%, while WTI crude added around 0.4%. Earlier, oil prices had settled more than 2% lower on Friday. Brent crude futures shed around 2.6% to settle at $60 and 64 cents per barrel. WTI crude declined nearly 2.8% to settle at $56 and 74 cents per barrel. The decline was largely driven by concerns over a potential global supply glut. Markets also remain focused on the prospects of a Russia and Ukraine peace deal ahead of the talks between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump. और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने के कई क्षण दिए। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि अब लोगों में स्वदेशी के लिए उत्साह दिखने लगा है। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उन्होंने वर्ष 2026 की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है। And we're joined in by our next caller from Bihar. Chinku ji, please ask your question. Welcome to Market Mantra. नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं दिल्ली में काम करते हैं लेबर में कोई कंपनी में, और मेरा 41 वर्ष एज हो गया। लड़का 11 साल का है और लड़की 5 साल का है। ठीक है, 2 बच्चियां हैं। तो बच्चियां के लिए सोचते हैं कि कल क्या होगा कोई पता नहीं। दुनिया तो बहुत तेजी से भाग रहा है, महंगाई हर चीज बढ़ रहा है। तो उसके पढ़ाई और के लिए कोई जानकारी दीजिए। ऐसा कोई कर दें, महीने में ऐसा भी करें जो अच्छा उसके एजुकेशन में, पढ़ाई में अच्छा काम आवे। आगे दिन क्या होगा कोई पता है सर? यही जानकारी हमें चाहिए। टिंकू जी, आप एक म्यूचुअल फंड से एकदम ही एक प्लेन इंडेक्स फंड से किसी भी आप अपने जो भी आपका बैंक है, जहाँ पे आपका बैंक का खाता है, वहाँ पे जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक प्लेन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना है। वहाँ पे एक आप छोटा सा अमाउंट जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं, 500-1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अब तो आप 250 रुपये की भी SIP शुरू कर सकते हैं और आप उसमें निवेश करना शुरू करिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये 5 साल से ज़्यादा का निवेश रखिएगा, और जैसा कि आपने बताया आपके बच्चों की जो एज है तो उस हिसाब से ये एकदम सही रहेगा।
आप वहां पे बस बीच में आपको करना है कि आपको बीच में घबराना नहीं है और कोशिश करके पैसे नहीं निकालने। आप लगातार निवेश करते रहिएगा और कुछ 3-4-5 सालों में आप देखेंगे कि वो पैसा काफी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपकी अगर बेटी की एज अभी 10 साल से नीचे है तो गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है सुकन्या समृद्धि योजना, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। वो भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, काफी अच्छा ब्याज मिल जाता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है। तो आप इन दोनों में मिला करके पैसा लगा सकते हैं। जी, और अनिश्चितता की बात इन्होंने की थी तो उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से केशव। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। सर, हमें ये पूछना है कि जैसे आम आदमी एफडी की तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का उसको इतनी जानकारी नहीं होती और बिना जानकारी के वहाँ वो फंड लगा नहीं सकता। तो एफडी हमारे लगभग बनी हुई है, अच्छी खासी है। तो क्या आने वाले समय में अगर मेरा बेटा लमसम 2 लाख 5 लाख रुपए अगर लगा दे म्यूचुअल फंड में तो ये कैसे लग पाएगा, कैसे लगा पाएगा? ये जानकारी के अभाव के कारण नहीं उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा पा रहे हैं, तो जानकारी के आप बता पाएंगे? केशव जी, मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो लमसम नहीं लगाइएगा। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो इक्विटीज है उसमें एक मुश्त पैसा लगाने में बहुत ही खतरा रहता है। देखिए, मार्केट किस स्तर पर है, अभी ऊपर है या नीचे है, हमारे को कुछ नहीं पता। शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। अगर आप एक मुश्त पैसा लगा देंगे तो फिर उससे डर ये रहेगा कि मान लीजिए आज आपने सारा पैसा लगाया और अभी 2 हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, तो एक एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लगता है कि ऐसे में जो भी पैसा बचा है वो निकाल करके हम लोग एग्जिट कर जाए और फिर कभी दोबारा आप हो सकता है कि नुकसान देख करके मन ही ना करे कि कभी हम आगे इक्विटी में निवेश करें। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस पैसे को 6 महीने, साल भर या 18 महीने में डिपेंडिंग ऑन कि ये पैसा आपके लिए कितनी अहमियत रखता है, कि आपके एक नॉर्मल पोर्टफोलियो का कितना बड़ा पोर्शन है, इसको स्प्लिट करके तोड़ के एक SIP या STP के जरिए इंडेक्स फंड्स में या एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करिए। जी, दिल्ली से वरुण हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मुझे हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ सर, मुझे पूछना है, जैसे मेरा मोस्टली इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है और ये 15 से ऊपर है, तो अभी जो फंड पहले जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है और लोग और का कंपैरिजन में, जैसा DSP का ब्लैक रॉक, जो DSP का स्मॉल कैप फंड, तो सर पैसा निकाल के फिर दूसरा में डालने से फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। तो पुराना पैसा तो उसमें नहीं डाल रहा हूँ, नए जो है सर फंड वो चुनने के लिए क्या सर इसमें क्या क्या देखना चाहिए? फंड बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और अच्छा फंड मैनेजर हो, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है सर? प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, एक तो आप जैसे कि आपने कहा आप फंड मैनेजर देखिए, साथ ही में आप देखिए कि वो फंड मैनेजर उस फंड को कितने समय से कितने समय से मैनेज कर रहा है और उस पर्टिकुलर फंड ने डिफरेंट पीरियड्स में कैसा परफॉर्म किया है। आप पिछले 4-5 साल के उसके एनुअल हिस्ट्री निकाल करके देखिए कि जब कोविड आया था तो फिर वो कितना गिरा था इन कंपैरिजन टू जो अदर स्मॉल कैप फंड्स है, और जब मार्केट में थोड़ा सा बुलिश फेज आया तो फिर वो बाकी के फंड्स के कंपैरिजन में कितना उठा। क्या वो एक ऐसा फंड था कि वो बाकी के स्मॉल कैप फंड से जब मार्केट ऊपर गया तो सबसे ज्यादा उठा और जब मार्केट नीचे गिरा तो बाकी के फंड से सबसे कम नीचे गिरा? तो फिर वो एक बेहतरीन फंड हो सकता है। लेकिन साथ में हमारे को ये भी देखना है कि क्या वो ये कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सालों का पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखना पड़ेगा, या फिर आप इसके रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं, जो कि हमारे एक ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं डेली बेसिस पे, कि मान लीजिए जैसे 5 ईयर रिटर्न हो गया, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना देख करके कि हर हफ्ते हर महीने कि वो 5 ईयर रिटर्न्स वो कैसे मेंटेन कर पा रहा है। बाकी के जो एक आपने वर्ड बोला था कि
जो उसका AUM है, देखिए आमतौर पे ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा AUM स्मॉल कैप फंड के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं है। हमारे पास आज की तारीख में ऐसे कई स्मॉल कैप फंड्स हैं, निपॉन उनमें से एक है जिनका AUM भी अच्छा है और उनका प्रदर्शन भी अच्छा है। तो आप पास्ट रिकॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा समय दीजिए। अगर अभी कुछ आपके फंड्स थोड़ा सा अभी ढीला कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रखिए। और वहीं पे एक मैं चीज़ ध्यान देने को कहूँगा कि स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो को एक बहुत अहम हिस्सा ना बनाए, क्योंकि आमतौर पे इस तरीके की एंग्जाइटी तब होती है जब स्मॉल कैप एक आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। एक नॉर्मल इक्विटी पोर्टफोलियो का 15-20%, 10%, उससे ज़्यादा स्मॉल कैप रखेंगे तो थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा रहेगा। Akar, a very basic question that most of the people ask, that what should be the kind of fund that we take, or how should we compare the funds to avoid any overlap? Is there any way that a general normal investor, be it Guwahati or Gujarat, be it Kanyakumari or Kashmir, anyone and everyone can see them? How can they get that information? Yeah, firstly, the first thing is to not to invest in too many funds of the same category, because if you're investing in too many funds of the same category, there are high chances of getting an overlap. Secondly, you can always go through their fact sheets. All funds are mandated to disclose their portfolio at every month end, which can help you get an idea. True. We're joined in by Ravi from Mumbai. Ravi, please ask your question. Hello. नमस्कार मार्केट मंत्र टीम। मुझे एक्सपर्ट से सवाल है दो। एक तो डिफरेंस जानना था, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में डिफरेंस क्या है। दूसरा, मैंने 3 फंड है जो फ्लेक्सी कैप के, उसमें से कौन सा बेटर है। एक तो 5 years लॉक इन वाला है उसमें, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फ्लेक्सी कैप फंड वो है। दूसरा नॉर्मल है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, और तीसरा है ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों में कौन सा बेटर होगा? परफॉर्मेंस वाइज जो देखा है मैंने, रिटायरमेंट फंड का ज्यादा है जो 5 years लॉक इन वाला है। रवि जी, जो मेन डिफरेंस है एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप फंड में, वो ये है कि जो फ्लेक्सी कैप है वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो एकदम फ्री होता है कि वो आपका पैसा अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपने डिसीजन के हिसाब से लगा सकते हैं किसी भी प्रपोर्शन में। आमतौर पे देखा गया कि फ्लेक्सी कैप जनरली लार्ज कैप हेवी होते, अराउंड 70% होते, बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप में होता है। वहीं पर जो मल्टी कैप फंड्स है वो थोड़े से ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में लगाना ज़रूरी होता है एक फंड मैनेजर के लिए। जी। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने में अब तक भारत के शेयर बाजार से 14,734 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। वैसे ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत के ऋण बाजार में 361 करोड़ रुपए का निवेश किया है। After snapping a 2-week losing streak, domestic benchmark indices are expected to take cues from mix of domestic and global factors next week. One of the major triggers will be India's industrial production data, scheduled to be released tomorrow. On the global front, the US Federal Reserve is set to release the minutes of the Federal Open Market Committee meeting on the 31st of December. और वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में माना जाएगा, ऐसा लगता है वैभव हमें, क्योंकि इस साल हम देख रहे हैं काफी कुछ हमारे देश में हुआ है। ये देश आर्थिक प्रगति के साथ साथ और भी कई फ्रंट्स पे अगर हम देखें, कई मोर्चों पे हमारे देश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। I believe Subodh, India has truly built its reputation, and the fundamentals are strong. Taking a concluding remark from our expert Akar, what would you say? How would be things in the future, or in the near future, as to say? See, I would say just, I mean, there's nothing. It's not possible to predict, as I always say, and it's better just to go with your asset allocation and your financial plan. Absolutely. जी, आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. And before we wind this episode of Market Mantra, the closing headlines once again. In Indian futures markets, silver prices saw 15% last week. Global crude oil prices post moderate gains last week, and domestic markets to focus on India's industrial production data and global trends for cues next week. And that's it in this edition of Market Mantra.
नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। मार्केट मंत्रा